हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग देखने वाला है फ्लूइड मोशंस और मेनली उसके अंदर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे मेजर करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लूइड मोशंस के लिए। ठीक है, तो सो फार आज तक जो हमने देखा, हमने ये देखा था, अगर हम लेक्चर नंबर 1 या 2 की बात करें तो हमने शुरुआत में देखा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के वैसे दो कैटेगरीज है। एक है मेरा फ्लूइड स्टैटिक्स, जहाँ पर हम पढ़ते हैं जब फ्लूइड मेरा रेस्ट पे होता है तो उस टाइम पे फ्लूइड बॉडी के अंदर पैरामीटर्स में क्या वेरिएशन आता है, अगर उस बिहेवियर को हम स्टडी करता है व्हेन इट इज एट रेस्ट तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। जो अभी तक हम देख रहे थे, चाहे हमारा बॉयंसी था, चाहे हमारा फ्लोटिंग बॉडीज था, चाहे हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस था, वो सारा हमने देखा फ्लूइड स्टैटिक्स के अंडर। इस लेक्चर से हम लोग आगे जा रहे हैं, फ्लूइड इन मोशन को पढ़ेंगे एंड वी आर टॉकिंग, एंड उस स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो आज से थोड़ा बहुत फ्लूइड डायनामिक्स का पोर्शन शुरू होगा। जब फ्लूइड मोशन में आएगा तब मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम लोग देखते आए हैं वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल आदमी का जब भागना होता है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है फिजिक्स के अंदर कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे उसको फाइंड करता है। बट फ्लूइड का मोशन कैसे ट्रैक करें, बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत माइन्यूट है, आप ट्रैक करना मुश्किल है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से ये लेक्चर को पढ़िएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड इन मोशन बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आपका मोशन ऑफ द फ्लूइड अराउंड द शिप्स, मोशन ऑफ द फ्लूइड अराउंड द रेसिंग कार्स, पाइप के अंदर से फ्लूइड का फ्लो होना, फिर एयर कंडीशनिंग यूनिट से आपके घर पे जो हवा आ रही है फ्लूइड के फ्लो के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें अगर डिज़ाइन करनी है तो आपको फ्लूइड मोशंस या फ्लूइड डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो सबसे बेसिस है, जो पैरामीटर है जिसके थ्रू ये स्टडी कर सकते हैं वो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो पहला तो ये समझना होगा कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करता है और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करता है जब भी मेरा फ्लूइड मोशन में होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सी पाइप है और पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो ये सारे जो दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के अलग अलग है, थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है। और इसके अंदर मान लीजिए हम एक कार्टेशियन सिस्टम डिफाइन करता है जिसका x पॉजिटिव राइट साइड में है, y पॉजिटिव ऊपर है और z यहाँ पर है और ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, तो इस सिस्टम में मान लीजिए एक पॉइंट, ये जो पाइप में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसका एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जिसकी इस कार्टेशियन सिस्टम से जो पोजीशन वेक्टर होगी वो r है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इस पॉइंट का। अब ये पॉइंट क्या है, एक फिजिकल पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्पेस में। अब इस पॉइंट में एट पर्टिकुलर टाइम t कोई फ्लूइड पार्टिकल आया होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई फ्लूइड पार्टिकल वहां बैठा होगा और उस पार्टिकल की उस समय वेलोसिटी जो होगी वो मान लीजिए है v मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आपको बता दो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि उसको कंप्लीटली डिफाइन करना हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताना जरूरी है एंड इट ऑल्सो हैज डायरेक्शन विथ इट। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक मेरे पास फ्लूइड पार्टिकल है इस पॉइंट में जो मैंने पकड़ा हुआ है उंगली में, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। आपको कहना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड तो मैग्नीट्यूड तो है, बट 5 मीटर पर सेकंड से वो पार्टिकल जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है कि पार्टिकल नीचे जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब वो कहाँ से आएगा, डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के भी डायरेक्शन होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को कंप्लीट डिफाइन करना है तो 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड, और तीनों डायरेक्शन में से कंपोनेंट होंगे। तो ये वेलोसिटी जो वेक्टर में डिफाइन कर रखी है उसकी मैं अगर कंपोनेंट निकालूंगा ना तो मुझे ऐसा कुछ कंपोनेंट मिलेंगे 3 डायरेक्शन में, एक होगा u, एक v और w। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली ये सिंबल यूज होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई नॉर्मली u जो है हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, v जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन कंपोनेंट, और w जो है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन z डायरेक्शन। ठीक है, और इन 3 कंपोनेंट से बनती है आपकी नेट वेलोसिटी, वो आपकी v है। तो v के 3 कंपोनेंट्स है u v w, एंड नॉर्मली v को अगर मैथमेटिकली देखो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं u ऑफ i प्लस v ऑफ j प्लस w k। अब ये i j k क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। i j k कुछ नहीं है, दे आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन। i मेरा होगा 1 0 0 जो कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, j होगा मेरा 0 1 0 0 और k जो मेरा होगा वो होगा 0 0 1। ठीक है, अब अल्टीमेटली इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, u 0 प्लस 0 v 0 प्लस 0 w। ऐड करेंगे तो आपको u v w ही मिलेगा एट द एंड। बट ये एक जनरल तरीका है रिप्रेजेंट करने का i j और k के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक आपको समझानी है कि ये वेलोसिटी तो यहाँ पर है। मान लीजिए कि आपने एक और लोकेशन पकड़ा यहाँ पे, उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे
जो आपने टी पे यहाँ पकड़ा था उसी टाइम पे आपने यहाँ भी पकड़ा होगा एक पॉइंट, जिसकी पोजीशन आपकी मान लो R2 है, जिनका पॉइंट x2, y2 और z2 है, और उसी टाइम पे यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी कुछ और वेलोसिटी होगी, मान लीजिए v2, और v2 अलग है मतलब कि u भी अलग, v भी अलग, w भी अलग, u2 v2 w2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे स्पेस बदलेगा वैसे u भी बदल सकता है, v बदल सकता है और w बदल सकता है। मतलब कि वेलोसिटी जो है, पहला तो दिस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। जैसे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बदलेगा तो आपका वेलोसिटी बदल सकता है। दूसरा, उसी पॉइंट में मान लीजिए कि आपने टाइम t पे ये वेलोसिटी निकाली, मान लो थोड़ा 5 सेकंड के बाद में आपने वापस फोटो क्लिक किया तो उसी पॉइंट में एक नया पार्टिकल बैठा होगा उस टाइम पे, तो उसकी वेलोसिटी v ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, इट कुड ऑल्सो बी चेंज्ड। नया पार्टिकल आ गया, वेलोसिटी अलग होगी, राइट। तो उसी पॉइंट पे अलग टाइम पे वेलोसिटी बदली, मतलब वेलोसिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो इन जनरल वेलोसिटी जो है मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट आपका x, y और z और टाइम कोऑर्डिनेट t। ये 4 पैरामीटर का आपका नॉर्मली 3 डायमेंशनल में वेलोसिटी डिपेंड करती है। और क्योंकि ये v इसका फंक्शन है तो इसको इन जनरल लिखना है ना, तो ये इंडिपेंडेंटली u, v और w भी इसी 4 के फंक्शन है। जैसा कि अलग अलग पॉइंट पे u भी अलग हो सकता है और एक ही पॉइंट में टाइम के साथ में u भी बदल सकता है, राइट। तो मतलब इन जनरल में दिखाऊं, वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज u एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z and t of I plus v as a function of x, y, z and t of j plus w as a function of x, y, z and t of k. So this is the general form of representing the velocity. तो अगर कोई भी पॉइंट में, कोई भी टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपको उसी पॉइंट में, उसी टाइम पे u, v और w फाइंड करना पड़ेगा और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट में। तो समझ में आया? तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे और टाइम डिफाइन करेंगे। अगर आपका फ्लो स्टेडी होगा तो टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनस्टेडी होगा टाइम की जरूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल आगे देखेंगे तो पता पड़ जाएगा कि कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं फ्लूइड के पार्टिकल की जब मोशन में होता है। अब वेलोसिटी तो बहुत इजीली समझ गए, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। थोड़ा मुश्किल है, मैथमेटिकल इंटेंसिव है, लेकिन अगर ध्यान देके समझोगे ना तो उससे इजी टॉपिक कोई नहीं है, मैं अगर आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो अभी आपका 100% कंसंट्रेशन इसके स्क्रीन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का। तो मैं इस पार्टिकल को पकड़ के चल रहा हूं, एट टाइम t पार्टिकल यहां पर था जिसकी वेलोसिटी v है। थोड़े इंस्टेंट के बाद में पार्टिकल को मैं ट्रैक कर रहा हूं, तो dt टाइम पे, आफ्टर t मैंने dt टाइम निकाल दिया, t प्लस dt पे पार्टिकल यहां आ गया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस dv। तो चेंज कितना हुआ? पहले v थी, फिर आपकी ये हो गई, चेंज कितना है? dv है। तो कैन आई से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a इज नथिंग बट dv बाई t। और जैसे हमने बताया था वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के भी 3 कंपोनेंट है और उसके 3 कंपोनेंट को हम जनरली बोलते हैं ax, ay और az। तो एक्सेलरेशन के 3 कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में आपका ax बोलते हैं, y में ay बोलते हैं और z में आपका az बोलते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका एज इट इज dv बाई dt। अब देखिए dv बाई dt का मतलब ये है कि मुझे क्या निकालना है, मैं थोड़ा इसको एलिब्रेट करता हूं। दिस इज योर axi प्लस ayj प्लस azk इक्वल्स टू, मैं इस v को तोड़ दूंगा तो v मेरा अल्टीमेटली क्या है? ui प्लस vj प्लस wk। v का मतलब यही है। तो दिस इज योर du बाई dt ऑफ i प्लस dv बाई dt ऑफ j प्लस dw बाई dt ऑफ k। यही हुआ? यस और नो? अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं। तो आपका इन जनरल एक्सेलरेशन जो है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, ax, ay, az। और उन तीनों कंपोनेंट को अगर देखेंगे ना, ये ax i है तो ये आपका du बाई dt i है। तो मतलब अगर कंपोनेंट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो आप ये कह सकते हो ax जो मेरा है वो क्या है? नथिंग बट du बाई dt है। फिर ay जो मेरा है वो क्या है? j के आगे dv बाई dt। ay इज dv बाई dt और az जो मेरा है वो क्या है? dw बाई dt। तो अगर आपको एक्सेलरेशन कोई भी पॉइंट पर निकालना है तो अगेन यहां पर du बाई dt निकालो, dv बाई dt निकालो, dw बाई dt निकालो। अब देखिए क्योंकि u v w
एक्स वाई जेड एंड टाइम, 4 वेरिएबल के फंक्शन है, तो इसीलिए ए एक्स ए वाई ए जेड भी उसी 4 वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड एंड टी। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग और एक ही पॉइंट पे अलग टाइम पे भी अलग हो सकता है। मतलब कि इट इज ऑल्सो इन जनरल अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टी दैट इज टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहां पे आपकी बात खत्म नहीं होती, इसको मैं इक्वेशन देता हूं, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब मैं थोड़ा इस इक्वेशन नंबर 2 को इलेबोरेट करता हूं और देखता हूं कि उसका मतलब क्या निकलता है। थोड़ा इक्वेशन मेरा 2 जो था वो क्या था मेरा, ए एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। ठीक है, अब डी यू बाई डी टी का मतलब क्या है, डी यू इज चेंज इन द वेरिएबल यू। यहां पे जो था वो यू, यहां पे u प्लस डी यू, तो थोड़ा सा मैंने बदला इस डी टी टाइम के अंदर, जो u में चेंज आया वो डी यू है। तो u में चेंज जो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा u जो है वो किसका फंक्शन है, x y z एंड t। अब देखिए कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अगर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहता है और आपको, अब देखिए यहां से यहां तक गया तो चारों वेरिएबल में चेंज आया हुआ है। आपका यहां से यहां तक जब मूव हुआ, आप चेक करो, आपका x में बदलाव आया है, y में बदलाव आया है, z में बदलाव आया है, टाइम में बदलाव आया है। मतलब चेंज इन x y z कितना है आपका, x में आपका dx चेंज हुआ, y में dy चेंज हुआ, z में dz चेंज हुआ और टाइम में dt चेंज हुआ। तो एक पैरामीटर u जो है, जो x y z और t पे डिपेंडेंट था, तो x में अगर dx चेंज हुआ, y में dy चेंज हुआ, z में dz चेंज हुआ, टाइम में dt चेंज हुआ, तो उसका टोटल चेंज कितना है। तो du जो है ना वो क्या है, टोटल चेंज ऑफ वेरिएबल u बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑल दिस 4 पैरामीटर। तो मैथमेटिक्स में अगर ये निकालना है तो हम क्या कर सकते थे, du इज इक्वल्स टू, पहले तो निकालते थे कि भाई u का डिपेंडेंसी x में कितना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ ओनली x, उसको लिखते थे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और चेंज कितना हुआ x में, dx हुआ। तो ये क्या दिखाएगा, टोटल पैरामीटर कि चेंज इन u फॉर बिकॉज ऑफ चेंज इन ओनली x, प्लस थोड़ा मैं इसको ना यहां लिखता हूं, थोड़ा समझिएगा आप लोग, du निकाल रहा हूं मैं, तो du क्या हो जाएगा, मुझे निकालना टोटल चेंज, तो पहला निकालता हूं कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, या u का डिपेंडेंसी x में कितना है, तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव दिखाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और x में चेंज हुआ है dx, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन dx आपका u में चेंज होता है, वो आपका पूरा ये टर्म दिखाएगा। फिर आपको इसके साथ भी चेंज कितना होगा वो भी ऐड करना है, तो प्लस चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और y में आपका चेंज हुआ है dy। तो आपका ये पैरामीटर क्या दिखाएगा कि बिकॉज dy चेंज हुआ है y डायरेक्शन में, तो u में इतना चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ y, बिकॉज ऑफ चेंज इन y। फिर w का, सॉरी फिर z का, तो ये दिखाएगा कि चेंज इन वैल्यू ऑफ u बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ z, और प्लस ये टाइम का डेल u बाय डेल t और dt। क्लियर, तो ये 4 को जोड़ देगा तो मुझे मिल जाएगा कि टोटल चेंज इन u बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑल दिस 4 पैरामीटर कितना है। अब यहां पर क्या है, du निकाल दिया बट ax नहीं बाकी, तो ax निकालने के लिए du बाई dt निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको डिवाइड बाई dt कर दूंगा हर जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, छोटा टाइम, तो ये हर पैरामीटर में दोनों साइड में ऐड हो जाएगा टाइम। अब ये क्या हुआ देखो, अब du बाई dt मेरा क्या है, कहने से दिस इज ax। अब मैं इस पैरामीटर को आगे लेके आ रहा हूं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 सीधा, इसको मैं आगे पहले लिख रहा हूं डेल u बाई डेल टी प्लस, अब देखिए ये क्या है, व्हाट इज dx बाई dt, कहने से dx बाई dt इज चेंज इन x पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज u। u क्या है मेरा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मतलब चेंज इन x बाई टाइम, दैट इज u। तो ये हो जाएगा u डेल u बाई डेल x प्लस ये dy बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, वेलोसिटी इन y डेल u बाई डेल y, एंड dz बाई dt क्या हो जाएगा, w डेल u बाई डेल z। अब ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, u डेल u बाई डेल x, v डेल u बाई डेल y, w डेल u बाई डेल z। सिमिलरली अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था ना, तो आपने ऑलरेडी x निकाल दिया। अगर इसी तरह से आपने किया होता ay, तो ay आपका क्या आता, ay वुड हैव बीन dv बाई dt, और अगर जैसे u मेरा फंक्शन था x y z एंड t का, तो v भी फंक्शन है x y z एंड t का, तो dv इज टोटल चेंज इन v। तो आप जब ये dv निकालते हैं तो आपको हर जगह पे dv का डिफरेंशियल लेना पड़ता, तो आप ये करते हैं फाइनली इसके फॉर्म में लेके आते, तो आपको ये मिलता, दिस इज डेल v बाई डेल टी प्लस v डेल u
सॉरी यहाँ पे मेरा आएगा, आप जब करोगे ना यू विल फाइंड आउट u del v बाई del x प्लस v del v बाई del y एंड प्लस w del बाई del z ऑफ v, लेट्स से ये आपको मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट्स से ये 2 3 4 था, तो ये इसको 5 कह देता हूँ, ये आपको 6 कहता हूँ। और az क्या आएगा आपका, az वुड हैव बीन dw बाई dt, टोटल चेंज ऑफ रेट टाइम रेट ऑफ w, तो ये आपका आएगा del w बाई del t पार्शियल डेरिवेटिव प्लस u del बाई del x ऑफ w प्लस v del बाई del y ऑफ w प्लस w del बाई del z ऑफ w। सो दिस आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। याद रहे ये एक्सेलरेशन नहीं, ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। अब थोड़ा इसको, तो एक्सेलरेशन क्या है, याद रहे एक्सेलरेशन क्या था मेरा, a वॉज इक्वल्स टू axi प्लस ayj प्लस az के, रिमेंबर। तो इस मुझे अगर एक पॉइंट में x1 y1 z1 और टाइम t1 पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ax ay az ये पर्टिकुलर पॉइंट और टाइम पे निकालना पड़ेगा। तो ax के लिए मुझे ये चाहिए होगा फॉर्मूला निकालने के लिए, तो मुझे u v और w की फॉर्मूलाज क्या, मतलब उसके वेरिएशन क्या वो जानना होगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकलेगी। फिर ay के लिए ये और az के लिए ये। और इसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है नहीं, मैं आपको आसानी से सिखा सकता हूँ कि ये बेसिकली क्या है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूँ तो अब डेरिवेटिव में नहीं जा सकता, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ कि a को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं del बाई del t ऑफ v प्लस v डॉट डेल ऑपरेटर एंड v। अब ये जो है ना उसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, चलो इसको एक्सपांड करेंगे तो पता पड़ेगा। ये डेल, ये मैंने वेक्टर इक्वेशन लिख दिया है, ये आपके 3 स्केलर इक्वेशंस हैं। एक्चुअली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर इक्वेशन पूरा, बट ये एक वेक्टर इक्वेशन के 3 स्केलर इक्वेशन बनेंगे, तो ax ay az। ये देखोगे ना, ये क्या कर दिया मैंने, डेल v बाई डेल टी मतलब क्या हो गया, axi सॉरी ui v, अपना डेल है तो ui vi w, सो vj w k। तो i वाले कंपोनेंट क्या हो गया, डेल u बाई डेल टी, तो डेल u बाई डेल टी, खाली मैं इसका i कंपोनेंट पकड़ूंगा तो। और ये क्या हो जाता है, देखो दिस इज व्हाट u v डॉट डेल, ये नेबुला ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल बाई जे डेल बाई डेल जेड के। इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, आपको खाली ये देखना है। अब इसके अंदर मैं आपको सिंपल फॉर्म बताऊं कि अगर आपको याद रखना है तो सिंपल ए एक्स क्या करना है, डेल बाई डेल टी, मैं आपको थोड़ा लिख दे रहा हूँ पहले, u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड। अब देखिए याद कैसे रखना है, ये चीज़ जो है ना वो तीनों में कॉमन है, ए एक्स ए वाई और ए जेड तीनों में कॉमन है। ए जेड लिख दो डेल बाई डेल टी प्लस u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड, तीनों में कॉमन है। ये भी डेल बाई डेल टी प्लस u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड। अब क्या करना है, मुझे x चाहिए तो मैंने यहाँ पे u लगा देना है, u और u। मुझे ay चाहिए तो मुझे v लगा देना है, v a से w लगा देना, w, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये जो टर्म है ना, इसको आप बोलते हो लोकल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हो, और ये जो टर्म है उसको आप बोलते हो एडवेक्टिव और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं हम लोग एडवेक्टिव और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, लोकल एक्सेलरेशन मतलब कि एक ही पॉइंट में अलग अलग टाइम पे अगर वेलोसिटी में बदलाव आता है तो उसी में, जैसे अगर ये आपका फ्लूइड बॉडी है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, और जैसे अलग अलग टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि वेलोसिटी मेरे ऊपर से जो फ्लोर है वेलोसिटी बदल रही है, तो उसी लोकल पोजीशन पे टाइम के साथ में जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है उसको बोलेंगे लोकल एक्सेलरेशन। फिर ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पेस।
मैं सपोज जा रहा हूं एक अलग जगह पे, तो आपने मान लीजिए यहां पर एक फोटो ले लिया एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहां वेलोसिटी कुछ थी, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। तो बिकॉज ऑफ अलग अलग स्पेस पॉइंट में वेलोसिटी अलग अलग बन रही है, तो उसके कारण एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ चेंज इन कोऑर्डिनेट या स्पेस कोऑर्डिनेट, उसको बोलेंगे कन्वेक्टिव या तो एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं, जो हमने देखा कि एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक लोकल एक्सेलरेशन, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो लोकल एक्सेलरेशन का मतलब हमने ये देखा कि अगर एक ही पॉइंट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही स्पेस पॉइंट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, तो आप कहते हो कि ये चेंज आया है बिकॉज ऑफ दी टाइम चेंज। दैट मीन्स कि वो लोकल, एक ही जगह पर रहते हुए आपने एक्सेलरेशन चेंज फील किया है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि स्पेस के साथ में जो टाइम वेलोसिटी का वेरिएशन होगा उसको बोलेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। अब ये दोनों टर्म्स को समझने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जो आप अपनी लाइफ में कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि ये लोकल का मतलब क्या है और कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव का मतलब क्या है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक मान लीजिए कि ये आपका एक माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है, हिल है, ये आपका ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ये हिल, और उसके ऊपर आप क्लाइंब करने की शुरू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आपको उसको क्लाइंब करना है और आप क्लाइंब करना शुरू कर रहे हो। लेट्स से मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए एट 3 PM इन द आफ्टरनून, दोपहर को 3 बजे आप शुरू कर रहे हो अपनी चढ़ाई करना। और जब आपने ग्राउंड पे थे तब आपका टेम्परेचर जो फील कर रहे थे ना, वो कितना है? सपोज आपका टेम्परेचर ग्राउंड पे 25 डिग्री सेल्सियस है। और उसी टाइम पे अगर मैं अलग अलग हाइट पे देखूंगा, ये जो हिल है, उसी टाइम पे मान लो अलग अलग हाइट पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए ये हिल में बहुत सारे आपके ये भी है, कह सकते हैं कि मकान भी है, तो लोग वहाँ पे है। तो 3 बजे अलग अलग हाइट पे जो लोग खड़े हैं वो टेम्परेचर अलग अलग फील कर रहे होंगे, और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता होगा। यस, तो मान लीजिए कि 3 बजे ही ग्राउंड पे 25 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे कुछ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कुछ यहाँ पे 15 डिग्री है, सपोज यहाँ पे 10 डिग्री है फॉर एग्जांपल, है ना। ये आपका टेम्परेचर है एट डिफरेंट हाइट्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 3 PM। अब देखिए, एक ही टाइम पे विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द लोकल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कोई बंदा ऐसा है जो मान लो फ्लाइंग जेट या तो कोई जेट मशीन, जेट इंजन लेके बैकपैक में है और एक ही सेकंड में पूरा हिल ऊपर कवर कर रहा है, एक सेकंड में, तो बहुत छोटे इंटरवल में पूरा स्पेस कवर कर रहा है। तो उसको जो टेम्परेचर का वेरिएशन फील होगा वो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू आपका स्पेस। मतलब ये हो जाएगा एडवेक्टिव, सॉरी ये लोकल नहीं होगा, ये एडवेक्टिव होगा, ठीक है। अलग अलग स्पेस के पॉइंट में एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टेम्परेचर का डिफरेंस फील होना, वो आपका हो जाएगा एडवेक्टिव चेंज इन टेम्परेचर। अब आपने चढ़ाई शुरू किया, मान लो कि लगभग दोपहर के शाम के 6 बजे आप यहाँ पहुँच रहे हो, शाम के 6 बजे आप कुछ यहाँ पे पहुँच रहे हो। जब यहाँ पर जब पहुँचे सपोज इस पॉइंट में, तो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और यहाँ जब 6 बजे पहुँचे तो आप टेम्परेचर जो फील कर रहे हो ना, वो कर रहे 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, इसी लेवल पे, इसी हाइट पे टेम्परेचर तो 20 डिग्री था, बट 3 बजे था ना, 5 बज गए तो इसी हाइट पे आपकी शाम हो गई, शाम में टेम्परेचर और डाउन होता है। तो आप जब यहाँ पहुँचे तब तक आपको टेम्परेचर फील करा 15 डिग्री का। फिर उसी इंस्टेंट पे थोड़ा ऊपर कितना होगा? 10 डिग्री, और ऊपर 5 डिग्री एंड सो ऑन। अब ये देखिए क्या हो रहा है, आपने 2 फ्रेम में ट्रैवल किया है। एक तो आपने हाइट भी ट्रैवल की, मतलब स्पेस ट्रैवल किया, और आपने 3 बजे से 6 बजे तक टाइम भी ट्रैवल किया है। तो आपको खुद को जो टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा है, वो टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेस एज वेल एज बिकॉज ऑफ टाइम। मतलब आपको जो डिफरेंस फील हो रहा है 25 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक, 10 डिग्री का डिफरेंस है। उस 10 डिग्री के डिफरेंस में 5 + 5 है, 5 डिग्री फील हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू टाइम, 5 डिग्री हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू स्पेस, ठीक है। तो अब देखिए कि आपने जब स्पेस ट्रैवल किया, आप इसी लोकेशन पे 3 बजे टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री था, बट कोई बंदा यहीं पे खड़ा रहता, उसी लोकेशन पे खड़ा रहता और डिफरेंस फील करता, कितना डिफरेंस फील करता? 5 डिग्री का। मतलब 5 डिग्री ये क्या हो गया? लोकल चेंज इन टेम्परेचर। और उसी मोमेंट पे, मान लो उसी टाइम पे कोई बंदा तुरंत ऊपर पहुंचता तो कितना डिग्री फील करेगा डिफरेंस? 5 डिग्री।
विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो ये 5 डिग्री क्या होता है, कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव चेंज इन टेम्परेचर। तो एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही है कि अगर आप एक पॉइंट में खड़े हो, एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट में खड़े हो और टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप कहते हो कि वो क्या वेलोसिटी है, लोकल वेलोसिटी, लोकल एक्सेलरेशन है। और अगर आप एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में अलग अलग स्पेस पॉइंट में वेलोसिटी अलग अलग देख रहे हो, इसका मीनिंग ये है कि वो चेंज इन एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ द एडवेक्टिव पार्ट और कन्वेक्टिव पार्ट। अब ये क्लियरिटी समझ में आई कि जब कोई बॉडी टाइम और स्पेस दोनों ट्रैवल कर रही है तो उसको खुद को जो फील हो रहा है वो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा है। बट एक्चुअल में ये क्या है, दो कंपोनेंट है, एक तो लोकल चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ भी है और टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस के साथ भी है। आप जो फील कर दोनों का टेम्परेचर एडिशन फील कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही है। ठीक है, वी विल सी इन न्यूमेरिकल कैसे इसको यूज करना है आगे फॉर सॉल्विंग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।